वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको पिछले लेक्चर्स तक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, और फिर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, उस पर ज़रूर नोटिस लिया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर्स तक पिछले वीडियोस तक जो भी हमने कवर किया था उससे पहले एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आगे की तरफ हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, लास्ट वीडियो में हमारा चल रहा था गैस वेल्डिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा गैस वेल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट वीडियो में। गैस वेल्डिंग जो कि इनकम्प्लीट रह गया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का होता है। O2 सिलेंडर हमारा ब्लैक कलर होता है, और जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होता है वो हमारा रेड कलर का होता है। और O2 सिलेंडर ब्रास का क्यों बना रहता है, इसका भी रीज़न हमने देखा था। स्टील का क्यों नहीं होता है, कोरोजन के कारण। और हमारा जो एसिटिलीन सिलेंडर है वो स्टील का क्यों बना रहता है, वो ब्रास का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्यूप्रो एसिटिलीन फॉर्म कर लेगा। तो ये कुछ रीजंस थे। उसके बाद हमने पढ़ा था टॉर्च एंगल जिस और दो टाइप्स के टॉर्च एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, और दो टाइप्स के रिएक्शन जो कंप्लीट रिएक्शन होता है C2H2 प्लस O2। उन दोनों रिएक्शन को मैं अभी एक बार और नोट डाउन करवा देता हूँ, क्योंकि वो दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने की भी पॉइंट ऑफ व्यू से। गैस वेल्डिंग को अगर समझना है तो वो दोनों रिएक्शन को समझना है, कैसे कंप्लीट रिएक्शन होता है, टॉर्च में जाके कैसे मिलता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा रिएक्शन था वो क्या था हमारे पास, C2H2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2CO प्लस H2 प्लस हीट। दिस इज 448 किलोजूल पर मोल, 448 किलोजूल पर मोल ओके। तो अभी हम लोग बात करें तो ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट स्टेज एसिटिलीन का जब बर्न होता है, और ये हमारा क्या क्रिएट करता है, फॉर्मेशन ऑफ द इनर कोर। फॉर्मेशन ऑफ इनर कोर यहाँ से, कोर यहाँ से होता है। और सेकेंड स्टेज रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टेज रिएक्शन, सेकेंड स्टेज रिएक्शन 2CO प्लस O2 2CO2 प्लस हीट, 2CO2 प्लस हीट, और H2 प्लस हाफ O2, ये क्या देता है हमारे पास, H2O प्लस हीट। यहाँ तक क्लियर। ये 812 किलोजूल पर मोल, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया था। ये दो इक्वेशंस थी। इसके बाद हमने देखा था टॉर्च एंगल किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, फ्लेम डेंसिटी और फ्लेम कॉन्सेंट्रेशन। टॉर्च एंगल, इसको मैं एक बार और नोट करवा देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पावर शट डाउन हो गया था। टॉर्च एंगल हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लेम डेंसिटी फ्लेम कॉन्सेंट्रेशन। फ्लेम डेंसिटी फ्लेम कॉन्सेंट्रेशन।
यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक सारा टॉपिक्स अच्छे से डील कर लिए थे, और इस वीडियो में हम आगे इससे बढ़ेंगे, और वीडियो से को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहे। वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होना है। पहले तो मैं आज का एजेंडा बता दूं, आज इस वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन, ये जो हम लोग गैस वेल्डिंग की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है गैस वेल्डिंग, उसमें दो मेजर कंपोनेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो इन दोनों का प्रोडक्शन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ, आज इस वीडियो का एजेंडा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस। प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ फ्लेम, टाइप्स ऑफ फ्लेम। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग। यहाँ तक हमारा गैस वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग, यहाँ तक हमारा गैस वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स कंप्लीशन के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे। सब हेडिंग डालिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस को अगर हमें इस वेल्डिंग के लिए बनाना है तो हमें एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर से हम लोग कुछ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर से गैसेस लेते हैं,
उस गैसेस को हम लोग हीट करते हैं और जो लाइटर गैसेस होता है वो निकल ऊपर की ओर निकल जाता है। लाइटर गैस, ओके, ये है हीट। तो सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर से कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस एयर लेते हैं। एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं और उसे हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो हमारा लाइटर गैस है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद इस गैस को हम लोग कंप्रेसर में भेजते हैं, जहाँ पे गैस कंप्रेस्ड होता है। इसे हम लोग आगे कंप्रेसर में भेजेंगे, जहाँ पे गैस कंप्रेस्ड होगा। उसके बाद इसे हम लोग आगे इंटरकूलर में, इसके बाद हम लोग आगे इंटरकूलर की बात करेंगे, ठीक है। जब इंटरकूलर में जाने के बाद इसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, एक्सपांसन होगा। ये एक प्रोडक्शन का कहीं मतलब हम लोग ऑक्सीजन गैस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस ध्यान इधर बनाए रखिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड एयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड एयर पहुँच गया है, लिक्विड एयर, ठीक है। अब लिक्विड एयर में सब कुछ होगा, N2 भी होगा, आर्गन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। बट जैसे कि कंट्रोल हीटिंग हम लोग करते हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जिसका जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा जो वो उस लेयर पे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये लिक्विड है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, नाइट्रोजन यहाँ पे रहेगा, उसे बाईपास हम लोग ऐसे करवा सकते हैं। 198 पॉइंट, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो वो अलग अलग इसमें लेयर वाइज रहेंगे। आर्गन का कुछ 185.7 डिग्री सी, और O2 हमारा यहाँ पे 182.96 डिग्री सी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल हीटिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल हीटिंग कर रहे हैं। कंट्रोल हीटिंग, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें O2 मिल जाएगा। तो ये वे होता है हम लोग O2 प्रोडक्शन का। तो आप लोग इसे नोट करिए, बस इतना समझना है, ऐसे प्रोड्यूस होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस। आगे बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस।
Production of acetylene gas. Production of acetylene gas. एसिटिलीन गैस की अगर बात करें तो एसिटिलीन गैस का प्रोडक्शन के लिए बस एक सिंपल रिएक्शन ध्यान रखना है। CaCO2 जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एसिटिलीन गैस हमें प्रोवाइड करवा देता है। CaC2 when reacted with 2H2O it gives C2H2 plus CaOH whole twice। यहाँ से ये क्लियर हो गया हमारा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लेम्स की। आगे बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लेम्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम लोग जाने तो 3 टाइप का फ्लेम जनरली इसमें होता है। गैस वेल्डिंग में आपको 3 टाइप को फ्लेम देखने के लिए मिल जाएंगे, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला फ्लेम कौन सा है हमारा? न्यूट्रल फ्लेम, देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, neutral flame, then oxidizing flame, and then carburizing flame। and then carburizing फ्लेम्स। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग की। सॉरी। अब इस 3 जो फ्लेम हमारे पास है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम, इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सब हेडिंग आप डालिए। हमारे पास कौन सा रहेगा? न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहला फ्लेम कौन सा है हमारे पास? सब हेडिंग डालिए, न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, इसका न्यूट्रल फ्लेम इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है हमारे पास, उसका रेशियो क्या होगा यहाँ पे? 1। जितना एसिटिलीन रहेगा उतना ही हमारे पास ऑक्सीजन रहेंगे, जितना एसिटिलीन रहेगा गैस उतना ही हमारे पास ऑक्सीजन गैस रहेगा। दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो ये 1 होता है इस केस में, न्यूट्रल फ्लेम के केस में। तो इसलिए हम लोग इसे न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए O2/C2H2 = 1। हमारे पास O2 और C2H2 का
रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा भी हम लोग देखेंगे। इस टाइप के फ्लेम को, ये इस टाइप का जो भी फ्लेम होता है, ये ना तो वर्कपीस को ऑक्सीडाइज करता है ना ही कार्बोराइज करता है। ठीक है, अच्छा, क्यों नहीं ये ऑक्सीडाइज या फिर कार्बोराइज करता है? क्योंकि यहाँ पे जो सारा रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीटली रीच होता है, तो इसलिए ये ना तो ऑक्सीडाइज करता है ना ही कार्बोराइज करता है, और ये वाइडली यूज्ड भी होता है। ठीक है, वाइडली यूज्ड इस टाइप्स के फ्लेम होते हैं न्यूट्रल फ्लेम, जिसमें O2/C2H2 का रेशियो, मतलब दोनों का मात्रा इक्वल हो। दोनों का मात्रा अगर इक्वल होगा, दोनों का अमाउंट अगर इक्वल होगा, तो हमारे पास, दोनों का अमाउंट अगर इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीशन ईजिली से हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट लास्ट में बचे नहीं रहेंगे, जिसके कारण हमारा वर्कपीस ना तो कार्बोराइज होगा ना तो ऑक्सीडाइज होगा। तो इस पॉइंट को लिखिए, दिस टाइप ऑफ फ्लेम्स neither oxidizes, this types of flame neither oxidizes nor carburized the workpiece surface, as all the reaction reach completion, as all the reaction reach completion, and hence this type of flame, and hence this type of flame is most widely used, यहाँ तक किसी को क्लियर? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के फ्लेम्स को कहाँ मेनली यूज किया जाता है? दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज मेनली यूज्ड इन कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। दिस टाइप ऑफ फ्लेम्स, ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो इसे नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान देना इधर। used in for cast iron, used in for cast iron, aluminium, copper, stainless steel, ठीक है। यूज्ड इन फॉर कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। यहाँ तक क्लियर? अब जरा फ्लेम की अगर हम लोग बात कर लें, हमारा फ्लेम कैसा रहता है, कोर का टेम्परेचर क्या रहता है? ठीक है, ये हमारा कुछ फ्लेम इस तरह से रहता है। और जो हमारा इनर पार्ट रहता है, उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3100 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। और जो हमारा आउटर फ्लेम रहता है, उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1275 डिग्री सी तक जाता है। यहाँ तक कंप्लीट? सभी को समझ में आ गया न्यूट्रल फ्लेम
किसे कहते हैं। जिनको नहीं समझ में आया इतना के बाद भी वो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं फिर उनको पर्सनली और भी बताऊंगा कैसे समझना है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम, बट यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई भी टॉपिक में डाउट होना चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मैं डिलीवर कर रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर, विदाउट कोई दिमाग में झोल रखे हुए आपको समझना है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्लेम ये नाइदर ऑक्सीडाइज करता है ना तो कार्बोनाइज करता है वर्कपीस को, ठीक है, क्योंकि ऑल द रिएक्शन रीचेज टू द कंप्लीशन एंड हैंस दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। यहाँ तक क्लियर। और हमारा जो इनर टेम्परेचर होता है ये ऑलमोस्ट 3100 के आसपास रहता है, और आउटर टेम्परेचर हमारा 1275 डिग्री सी के पास रहता है। यहाँ तक क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की। न्यूट्रल फ्लेम तो हमारा क्लियर हो गया, आगे बात हम लोग करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, ठीक है। अब नाम से ही है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ऑक्सीजन का अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। Amount of oxygen is more. Second one is oxidizing flame O2 by C2H2 okay, O2 by C2H2 where amount of oxygen is more, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। पहले लिखिए, सबसे पहले यही लिख दीजिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। नाम से ही समझ में आ रहा है, फिर भी लिखिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। ये टाइप के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले लिखिए इट इज़ यूज्ड व्हाइल वेल्डिंग कॉपर एंड देयर एलॉयज पहले मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ, या फिर नोट डाउन कराते टाइम ही आप समझ जाएंगे। इट इज़ यूज्ड व्हाइल वेल्डिंग, इट इज़ यूज्ड व्हाइल welding copper and their alloys, but harmful for welding steel
because excess of oxygen will react with कार्बन के साथ रिएक्ट करे और क्या करेगा, डीकार्बोनाइजिंग द रीजन बीइंग वेल्डेड, डीकार्बोनाइजिंग द रीजन being welded। यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया। ये हम लोग कॉपर के वेल्डिंग में समझाता हूँ मैं, धैर्य रखिए। इट इज़ यूज्ड वाइल वेल्डिंग कॉपर एंड देयर एलॉयज। हम लोग जब भी कॉपर और उसके एलॉयज को वेल्ड करते रहते हैं तो इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है। बट ये फ्लेम हार्मफुल होता है फॉर वेल्डिंग स्टील का वेल्ड करने के लिए ये हार्मफुल होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके साथ जो रीजन पे हम लोग वेल्ड करते हैं वहाँ पे कार्बोनाइजिंग टाइप का रीजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, और ये नॉन फेरस एलॉयज के लिए भी यूज में आता है, जिंक बेस एलॉयज के लिए भी यूज में आता है, तो इन दोनों को भी लिख लीजिए। यूज्ड फॉर नॉन फेरस एलॉयज एंड जिंक बेस्ड एलॉयज। नॉन फेरस एलॉयज एंड जिंक बेस्ड एलॉयज। यहाँ तक क्लियर ऑलमोस्ट, ठीक है। जो हमारा इनर कोर का टेम्परेचर है वो कितने का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो ज़्यादा रहेगा इसमें, 3300 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा आउटर फ्लेम कोर का टेम्परेचर वो कितना रहेगा, 1350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर न्यूट्रल फ्लेम की तरह ही दिखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम है हमारे वो ऑलमोस्ट सिमिलर न्यूट्रल फ्लेम की तरह दिखेंगे, बट टेम्परेचर जो है सो हमने क्या देखा, ज़्यादा है इनर कोर का। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे जस्ट एक सेकेंड में। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, दिस टाइप ऑफ फ्लेम विल बी सिमिलर इन अपीयरेंस टू न्यूट्रल फ्लेम। एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाइए यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कार्बोनाइजिंग फ्लेम की तरफ।
तो लिखिए, दिस टाइप ऑफ फ्लेम विल बी सिमिलर, दिस टाइप ऑफ फ्लेम will be similar in appearance to neutral flame, but the temperature of the flame will be more than neutral flame। ठीक है, ये जो हमारा फ्लेम है वो सिमिलर किसकी तरह रहता है, न्यूट्रल फ्लेम की तरह, बट जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम है वो ज़्यादा होता है न्यूट्रल फ्लेम की तरह। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सब हेडिंग डालिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम। सब हेडिंग डालेंगे हम लोग, कार्बोराइजिंग फ्लेम। सब हेडिंग डालेंगे हम लोग, कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नेम से ही समझ में आ रहा है, अमाउंट ऑफ कार्बन इज, इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा या कम होगा, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। कॉमन सेंस देखना है मुझे। ऑब्वियसली यार ज़्यादा ही होगा ना, तो नोट डाउन करिए। दिस टाइप ऑफ फ्लेम विल हैव एक्सेस ऑफ कार्बन, therefore it can carburize the region being welded, this type of flame will have excess of carbon, therefore it can carburize the region being welded, यहाँ तक सभी को क्लियर। ये क्या करेगा, जो रीजन हमारा वेल्ड हो रहा है उसे कार्बोराइज कर देगा। ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ फ्लेम विल हैव एक्सेस ऑफ द कार्बन, देयरफॉर इट कैन कार्बोराइज द रीजन बीइंग वेल्डेड। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है हमारे पास, कार्बोराइज द रीजन बीइंग वेल्डेड। अच्छा, कार्बोराइजिंग फ्लेम्स का जो टेम्परेचर होता है वो तीनों जो दो ऊपर हमने पढ़े अभी, न्यूट्रल एंड ऑक्सीडाइजिंग, उन दोनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो उन दोनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इज द टेम्परेचर ऑफ carburizing flame is
least out of all the other flames। यहाँ तक क्लियर? आगे की अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इस टाइप के फ्लेम को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इस टाइप्स के फ्लेम को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? The flame is generally used for welding copper, nickel, alloy, high carbon steel and some alloy steels। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे। The flame is generally used for welding copper, nickel, alloy, high carbon steels and some alloy steels। यहाँ तक क्लियर? अब इसका डायग्राम देख लेते हैं और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जो इनर कोर का हमारे पास टेम्परेचर अवेलेबल होता है, तो अभी कार्बोनाइजिंग फ्लेम का इनर कोर का टेम्परेचर हम लोग देखेंगे, जो कि 2900 डिग्री सेल्सियस। और आउटर कोर का टेम्परेचर हमारे पास कितना अवेलेबल हो जाता है? आउटर कोर का टेम्परेचर हमारे पास 1200 डिग्री सेल्सियस ये अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी आज का टॉपिक में नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। दूसरा बात क्या है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग की तरह, लाइक आर्क वेल्डिंग, जैसे कि आर्क वेल्डिंग का हम लोग बात कर रहे थे, लाइक आर्क वेल्डिंग इट इज ऑल्सो अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक गैस वेल्डिंग का, लाइक आर्क वेल्डिंग, it is also fusion welding process। Like arc welding, it is also fusion welding process। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बात करें तो
प्रेशर इसमें हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। नो प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड, नो प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अगर बात करें फिलर मटेरियल की, फिलर मटेरियल का क्या हम लोग यूज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो इस पे अगर कमेंट करें तो फिलर मटेरियल का जहाँ मैं यूज़ करने का, इफ़ रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल कैन बी यूज्ड, इफ़ रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल कैन बी यूज्ड, इफ़ रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल can be used, okay। अगर आपको फ्लक्स का यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्लक्स क्लीनिंग एक्शंस एंड गैसियस शील्डिंग एज इन आर्क वेल्डिंग में जैसा फ्लक्स का एक्शन था वैसा यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए। फ्लक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, फ्लक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड for cleaning action and for gaseous shielding as in arc welding। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो गैस वेल्डिंग का जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक जो सबसे बड़ा आप ऐसा भी बोल सकते हैं डिमेरिट, या फिर जो भी बोले, जो इसका जो हीट इफेक्टेड जोन है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, ठीक है। तो हीट सोर्स जो है, या फिर हीट सोर्स ऐसा बोल दो, हीट सोर्स जो क्या है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, एंड हेंस हीट इफेक्टेड जोन इज लार्ज, ठीक है। हीट सोर्स क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, एंड हेंस हीट इफेक्टेड जोन इज लार्ज। द हीट सोर्स इज नॉट concentrated, the heat zone source is not concentrated, is not concentrated and hence heat affected zone is larger, hence heat affected zone is larger। यहाँ तक सबको क्लियर। The heat source is not concentrated and hence heat affected zone is larger, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है गैस वेल्डिंग, अब वो मोस्टली सिलेबस तक ही सीमित रह चुका है, पढ़ाई के दरमियान ही सीमित रह चुका है। प्रैक्टिकली ये आउटडेटेड प्रोसेस माना जाता है, बट पढ़ाई में काफ़ी इसका महत्व है, अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यही हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज हुआ, जो हम लोग अभी करंटली हमारे मार्केट में डिमांडिंग है, वो हम लोग को अब पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। The process has been outdated and is only used for field work and repair work। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिए। The process has been outdated and is
only used for field work and repair work। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो यहाँ पे गैस वेल्डिंग हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक गैस वेल्डिंग हमारा कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट। यहाँ तक हम लोग गैस वेल्डिंग कंप्लीट होता है। तो एक बार फटाक से गैस वेल्डिंग का रिवीजन करते हुए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस वेल्डिंग में क्या देखा था हमारे पास? सबसे पहले क्या देखा था? O2 दो टाइप के सिलेंडर थे, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। O2 सिलेंडर एंड एसिटिलीन सिलेंडर एंड एसिटिलीन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एसिटिलीन दोनों मिक्स कहाँ पे हो रहे थे? कंट्रोल वाल्व में। दो फेज में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला दोनों फेज मैंने लिखवा दिया था और कंट्रोल वॉल्यूम ये ऑक्सीजन ये टॉर्च में इन दोनों का रिएक्शन होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हुए थे। इनका प्रेशर कितना होना चाहिए, एसिटिलीन का प्रेशर कितना होना चाहिए, ये कौन से मटेरियल में रखा जाता है, कौन से मटेरियल में एसिटिलीन को रखा जाता है, कॉपर या फिर ब्रास। ठीक है, वो सारा पॉइंट हमने क्लियर कर रखा था। और आज के वीडियो में हमने क्या देखा? ऑक्सीजन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, एसिटिलीन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने फ्लेम्स टाइप और 3 टाइप के फ्लेम्स के बारे में बात की है। न्यूट्रल फ्लेम्स, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम्स। इसमें दोनों का रेशियो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का रेशियो बराबर होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में कार्बन का रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ कौन से फ्लेम हम लोग यूज़ में लाते हैं वो हमने आज के इस वीडियो में देखा है। और आगे हमने बात किया था ये प्रोसेस और डेटेड है कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, अगर यहाँ तक गैस वेल्डिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला, बट मैं इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का दे देता हूँ और नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिले और आप लोग भी थोड़ा सा ओवरव्यू टॉपिक का लेके आए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है इसे नोट डाउन करेंगे, सब हेडिंग डालेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये टॉपिक ये। अच्छा, उस टॉपिक में अगर किसी को भी कोई भी एंगल से प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जो हमारे स्टूडेंट है, विजन गेट के स्टूडेंट है, वो ग्रुप पे डाल सकते हैं या फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी या फिर लेक्चर डिलीवरी या फिर कंटेंट को समझ में नहीं आया हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस प्रोसेस में हीट और प्रेशर दोनों का ही यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज्ड। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, इन दिस प्रोसेस। आज बस इंट्रोडक्शन में करवाने वाला हूँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की, इसके बाद का आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इन दिस प्रोसेस both heat and pressure are used, both heat and pressure are used। ठीक है, अच्छा, हीट कहाँ से जनरेट होता है? हीट यहाँ पे कहाँ से जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे हम लोग हीट जनरेट करते हैं। ठीक है,
तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हीट कहाँ से जनरेट होता है और प्रेशर कहाँ से आता है, ठीक है। ये दो पॉइंट अभी समझ लीजिए। हीट इज जनरेटेड, पहले नोट डाउन करते हैं फिर समझेंगे एक एक करके। हीट इज जनरेटेड, it is generated by passing high ampere current, by passing high ampere current into the workpiece through electrodes and heat is generated due to resistance heating। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद प्रेशर कहाँ से हमें मिलता है वो भी नोट डाउन कीजिए। Pressure is applied externally on the workpiece and it is varied throughout the weld cycle। चलिए यहाँ तक नोट डाउन अगर कर लिए हो तो अब बात को समझिएगा। हीट कहाँ से जनरेट होता है? हीट इज जनरेटेड बाय पासिंग हाई एम्पियर करंट। हाई एम्पियर करंट को जब हम लोग पास करते हैं वर्क पीस के थ्रू इलेक्ट्रोड की मदद से, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस हीटिंग। और वर्क पीस के बीच में अगर कुछ गैप रह जाता है या फिर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो रेजिस्टेंस जो हमारा वर्क पीस है, दोनों तरफ अगर हम लोग इलेक्ट्रोड रख रहे हैं तो वर्क पीस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। उसमें रेजिस्टेंस के कारण जो हमारा हीट उत्पन्न होता है, जो हमारा हीट पैदा होता है, उससे हम लोग हीट जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, करंट की मदद से। हाई एम्पियर करंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। बाय पासिंग हाई एम्पियर करंट को अंडरलाइन करिए, ठीक है। अब दूसरी बात, प्रेशर कहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं? प्रेशर इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द वर्क पीस। प्रेशर हम लोग बाहर से वर्क पीस पे लगाते हैं। प्रेशर इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द वर्क पीस एंड इट इज वेरीड थ्रू आउट द वेल्ड साइकिल। प्रेशर हम लोग बाहर से लगाते हैं और प्रेशर वेल्ड साइकिल के थ्रू आउट वेरी करते रहता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा? एक पॉइंट और लिख लीजिए। अगर हम इसमें प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, अगर हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं या फिर समझ लीजिए, और आगे में बात करेंगे। अगर हम लोग प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, तो करंट जो हमारा होगा, सिंस प्रेशर इज ऑल्सो अप्लाइड देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड इज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज लेस। हीट जो रिक्वायर्ड है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड क्या होगा? कम होगा देन आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। अभी तक हमने आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग वगैरह जो भी पढ़ा है, उससे जो होगा हमारे पास इस केस में हीट कम रिक्वायरमेंट होगा, उससे इस केस में हमारे पास हीट कम रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? क्यों कम रिक्वायरमेंट होगा? क्योंकि हम यहाँ पे
प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।